20 साल की बातचीत, 27 देशों वाला यूरोप और एक डील जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन सवाल है, क्या यह समझौता भारत को सुपर पावर बनाएगा या भारतीय उद्योगों के लिए खतरा बनेगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, 27 जनवरी 2026 यह तारीख भारत के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन सकती है। करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है मदर ऑफ ऑल डील। लेकिन सवाल है, क्या यह समझौता सच में भारत के लिए वरदान है या इसके पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर अभी चर्चा कम हो रही है। आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ फायदे नुकसान दोनों को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं एफटीए क्या है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दो देशों या दो आर्थिक समूहों के बीच ऐसा समझौता जिसमें आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ कम या खत्म कर दिए जाते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह समझौता इसलिए खास है क्योंकि ईयू कोई एक देश नहीं बल्कि 27 देशों का शक्तिशाली आर्थिक समूह है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे विकसित देश शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक माना जाता है। यानी भारत को अब 450 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले अमीर बाजार तक सीधी पहुंच मिलने जा रही है। अब बात करते हैं टैरिफ में क्या बदलेगा और इस समझौते की सबसे बड़ी रीढ़ टैरिफ लिबरलाइजेशन की। तो वायदे के मुताबिक यूरोपीय संघ भारत से आने वाले लगभग 99.5% उत्पादों पर टैक्स हटा देगा और बदले में भारत यूरोप से आने वाले 96-97% उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। लेकिन कृषि और संवेदनशील सेक्टर के लिए 5 से 10 साल का समय लिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यूरोप ने भारतीय सामान के लिए अपने दरवाजे लगभग पूरी तरह खोल दिए हैं। साथ ही भारत ने भी बाजार खोला है, लेकिन धीरे धीरे और शर्तों के साथ। अब सवाल यह है कि इससे भारत को मिलेगा क्या? सबसे पहले निर्यात में बढ़ोतरी होगी। भारत के लिए सबसे फायदेमंद सेक्टर होंगे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स। ये सभी श्रम प्रधान उद्योग हैं, यानी यहां रोजगार की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी, मेडिकल डिवाइस और ऑटो पार्ट्स अब भारत में सस्ते मिल सकेंगे। इससे भारतीय उद्योगों की लागत घटेगी और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत होंगे। दोस्तों, यह समझौता सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा है सेवाएं और निवेश। भारत की आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों को यूरोप में बेहतर अवसर मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, बीमा, मरीन ट्रांसपोर्ट और प्रोफेशनल सर्विसेज में यूरोपीय कंपनियों को भारत में ज्यादा आजादी मिलेगी। सबसे अहम बात, यूरोपीय निवेशकों को भारत में कानूनी सुरक्षा और विवाद निपटान की गारंटी दी गई है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं भारत अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में यूरोप के लिए सबसे मजबूत विकल्प बन सकता है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को आसान भाषा में समझिए। पहले दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपना सामान सिर्फ चीन में बनवाती थी, जिससे पूरा कारोबार एक देश पर निर्भर हो गया था। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का मतलब है चीन के साथ साथ एक और देश में भी फैक्ट्री या सप्लाई चेन बनाना। इससे कंपनियों को जोखिम कम होता है, जैसे युद्ध, लॉकडाउन या राजनीतिक तनाव का असर। भारत जैसे देशों को इससे निवेश, रोजगार और तकनीक मिलने का मौका मिलता है। यही वजह है कि आज यूरोप और अमेरिका की कई कंपनियां चीन के अलावा भारत को बड़ा विकल्प मान रही है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दों पर। पहला, सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोप चाहता है कि जो देश ज्यादा प्रदूषण करता है उसके उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगे। भारत ने यहां एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है कि अगर किसी देश को सीबीएम में छूट मिलती है तो भारत को भी एमएफएन दर्जा मिलेगा। एमएफएन यानी मोस्ट फेवरेट नेशन, मतलब सबसे पसंदीदा राष्ट्र। अगर कोई देश किसी एक देश को व्यापार में छूट, कम टैक्स या खास सुविधा देता है
तो MFN नियम के तहत वही सुविधा सभी MFN देशों को भी देनी होती है, यानी किसी एक देश के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इससे स्टील, एल्यूमिनियम और ऊर्जा गहन उद्योगों को पूरा झटका नहीं लगेगा। दूसरा मुद्दा है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार। ऐसे कानूनी अधिकार होते हैं ये जो किसी व्यक्ति या कंपनी की सोच और खोज को सुरक्षा देते हैं। जैसे दवा का फॉर्मूला, आपको याद होगा भारत का बनाया हुआ कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिल रही थी, बहुत कोशिश के बाद मिली थी। तो वो स्थिति अब नहीं होगी। ब्रांड, नाम और लोगो, नई तकनीक, डिजाइन या आविष्कार, ताकि कोई दूसरा उसकी नकल करके फायदा ना उठा सके, यह फायदा मिलेगा। वही यूरोप अपने ब्रांड और जीआई टैग की सुरक्षा चाहता है, लेकिन भारत की जेनरिक दवा इंडस्ट्री भी उतनी ही अहम है। इस समझौते में दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब सवाल है कि यह समझौता जमीन पर कब उतरेगा। तो बता दें कि विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले इसकी कानूनी समीक्षा होगी, जिसमें लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। फिर भारतीय संसद और यूरोपीय संसद की मंजूरी लेनी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 साल के भीतर यह लागू हो सकता है। यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि 2032 तक यूरोप से भारत को निर्यात लगभग दोगुना हो सकता है। अब एक नजर इसके फायदे और खतरे पर भी डालते हैं। अगर सीधी बात करें तो भारत को क्या मिलेगा? निर्यात, निवेश और तकनीक का फायदा मिलेगा, लेकिन कृषि, MSME और कुछ घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव भी बढ़ेगा। यूरोप के लिए भी भारतीय टेक्सटाइल और जेनरिक दवाएं एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यानी यह समझौता विन विन तभी होगा जब इसे संतुलन और समझदारी से लागू किया जाए। तो दोस्तों, भारत EU FTA सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि भारत की नई वैश्विक भूमिका की नींव है। लेकिन सवाल अब भी खुला है, क्या भारत इसका पूरा फायदा उठा पाएगा या यह मौका कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए GPN बिहार, सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। धन्यवाद।